अमेरिका के एक नामी कैंसर विशेषज्ञ ने बताया कि आने वाले कुछ सालों में भारत में कैंसर सुनामी को देखा जा सकता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सामने आ रहे नए कैंसर के मामलों में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर अगर कोई देश खड़ा है इस वक्त तो वो भारत है। ये 2020 के आंकड़ों के मुताबिक है। भारत में मुंह के कैंसर और फेफड़ों के कैंसर पुरुषों में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, वहीं महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय के कैंसर के मामले बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। हमारे साथ ओरल कैंसर पर डिस्कशन के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर सज्जन राजपुरोहित, जो कि सीनियर डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी BLK से हैं। स्वागत है डॉक्टर। उन्हीं के साथ हमारे साथ है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार डबास, जो कि सीनियर डायरेक्टर HOD सर्जिकल ऑन्को और रोबोटिक सर्जरी BLK से हैं। स्वागत है। हमारे साथ हैं इंचार्ज ऑफ डायटेटिक्स डॉक्टर ईशा वधावा। स्वागत है। डॉक्टर सज्जन, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आपने मुझे कुछ आंकड़े दिए थे किस तरह राजस्थान में कैंसर तेजी से फैल रहा है, और इनमें सबसे प्रमुख प्रकार जो कैंसर का है वो ओरल कैंसर माना जा रहा है। ये इसके कारण क्या हैं? ये क्यों इतनी तेजी से फैल रहा है? सबसे पहले तो क्षमा गणी सभी दर्शकों को, और मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और हर महीने मैं राजस्थान में जोधपुर में एक फ्री OPD भी कर रहा हूँ इस समय। और ये बहुत सच में आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए काफ़ी चिंता का विषय है। देश के काफ़ी राज्यों के अंदर, जिसमें कि राजस्थान भी एक प्रमुख राज्य है, जहाँ पर ये कैंसर के जो मामले हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। अगर हम देखें हर साल पिछले 4 से 5 सालों के अंदर करीबन 70,000 से लेकर 1 लाख नए केसेस राजस्थान के अंदर डायग्नोज हो रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि इसमें गले के ओरल कैविटी के जो पुरुषों के अंदर हेड एंड नेक कैंसर जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी कॉमन कैंसर है। एक और आंकड़ा है कि कोविड के दौरान भी इंडिया के अंदर जो कैंसर से मौतें हुई वो कोविड से ज़्यादा हुई थी, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। महामारी के दौरान भी कोविड से ज़्यादा जो डेथ्स हमने देखी वो कैंसर से रही। तो कारण इसके क्या रहे हैं? तो सबसे मुख्य कारण इसमें हम कैंसर जो है, वैसे जो आम तरह से जो लोग सोचते हैं कि कैंसर एक बीमारी है, कैंसर एक्चुअली प्रक्रिया का नाम है। कैंसर के अंदर क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो कोशिकाओं से या सेल से बनी हुई है। तो हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स आपस में रेगुलेटेड होते हैं और हमारी बॉडी बहुत रेगुलेटेड तरीके से चलती है। ये ऐसा देखा गया है कि बॉडी पर जब मल्टीपल तरह के स्ट्रेसेस आते हैं तो सेल्स का आपस में रेगुलेशन खराब हो सकता है, या एज की वजह से हमारे सेल्स के अंदर वियर एंड टियर को झेलने की क्षमता कम हो सकती है। और इस वजह से उन सेल्स के अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं। पहले चीज़ होती है अबनॉर्मल ग्रोथ, इसका मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ करना शुरू कर जाएं। और दूसरा जिसको हम बोलते हैं मेटास्टैटिक पोटेंशियल, या अपने जो मूल ऑर्गन है वहाँ से निकलकर दूसरी जगह जाने की क्षमता हासिल हो जाए। अगर इस 2 स्टेप के अंदर कोई भी सेल अबनॉर्मलिटी आ जाती है तो वो कैंसरस सेल बन जाता है। मुख्य कारण जो है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि हम जिस एनवायरनमेंट में भी रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज हो चुका है। जितना आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम आज रह रहे हैं, जिसके अंदर हमारी बैकग्राउंड रेडिएशन है, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारे हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। दूसरा कारण है बढ़ती हुई एज। हम सबको पता है कि 60 से 70% जो कैंसर्स हैं वो ज़्यादातर 60 ईयर्स की बाद होते हैं। इसका मतलब कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ एजिंग पीपल। तो एजिंग की वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और हमारी बॉडी की खुद की वियर एंड टियर और कैंसर के सेल्स को अटैक करके मारने की क्षमता कम हो जाती है। तो इट्स अ डिजीज़ ऑफ एजिंग। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे हाथ में है वो है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के अंदर हमारा खान पान, हमारा एक्सरसाइज पोटेंशियल, ओबेसिटी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये सारे जो पर्सनल, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम जैसे ओरल कैविटी के बारे में बात करेंगे, टोबैको यूजेस। टोबैको एक ऐसा सेल्फ मेड कैंसर प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आज के डेट में बॉडी में 13 डिफरेंट तरह के कैंसर्स होते हैं, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हेड एंड नेक कैंसर है और लंग कैंसर है। सो टोबैको यूज, अल्कोहल, ये तो अगर हम एक बहुत शॉर्ट टर्म में मैं बताऊं तो ये हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर फैमिली हिस्ट्री भी होती है या जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी भी हो सकती है। तो 90% कैंसर्स जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और लाइफस्टाइल है,
और 10% कैंसर ऐसे हैं जो कि जेनेटिक कारणों से एक फैमिली के अंदर या फैमिलियल कैंसर्स की श्रेणी में आते हैं। ओरल कैंसर जो हमारा आज का विषय है वो ज़्यादातर आप बताना चाहेंगे कि उम्र के हिसाब से होता है या वहाँ आपका खान पान और तंबाकू का इस्तेमाल और वो सब चीज़ें भी एक फैक्टर हैं? ओरल कैंसर्स के अंदर हम अगर देखें 80% कैंसर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से टोबैको से रिलेटेड है। टोबैको के अलावा और हार्मफुल चीज़ें हैं जैसे अल्कोहल का सेवन करना, कुछ लोगों के अंदर लंबे टाइम से मुंह के अंदर इन्फ्लेमेशन होना, जैसे कि कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे लाइकन प्लेनस करके कंडीशन है, या फिर उनके कोई शार्प टूथ है, टूथ का बहुत टाइम से डिके चल रहा है, उसकी वजह से बार बार इरिटेशन हो रही है, या कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, वो कैंसर का रूप ले सकती है। बट इंडिया में मोस्ट कॉमन कारण जो है वो टोबैको या क्रॉनिक इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या फिर HPV इन्फेक्शन। डॉक्टर डब्बास, मेरे पास cancer-india.org के कुछ आंकड़े हैं जिनके मुताबिक रोज़ाना तकरीबन 3500 लोगों की मौत जो है वो तंबाकू के इस्तेमाल से होती है। और हैरानी की बात यह है कि इसमें 5 में से 1 पुरुष होता है और 20 में से 1 महिला होती है जिसकी मृत्यु तंबाकू के इस्तेमाल के कारण होती है। अब क्योंकि हम ओरल कैंसर की बात कर रहे हैं तो इसमें तंबाकू का इस्तेमाल एक बड़ा कारण माना जाता है। ये किस तरह से कैंसर के खतरे को बढ़ाता है? देखो, ओरल कैंसर हमें कहते हैं इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर है। 35 to 40% जितने भी कैंसर हैं उनमें ओरल कैंसर 35 to 40% है। और उसका रीज़न हम टबैको को देते हैं, पान गुटखा इनको भी देते हैं। सो रीज़न क्या है कि टबैको एक ऐसी जिसमें कार्सिनोजन मीन्स कि कैंसर को प्रमोट करने वाले एलिमेंट्स हैं। तो जब भी आप कोई भी तंबाकू का सेवन करते हो, चबाते हो उसको या उसको रखते हो लंबे टाइम से, तो उसका टाइम ऑफ एक्सपोजर मीन्स कि आपने गुटखा या पान तंबाकू कुछ भी रखा आपने, तो कितनी देर उस एरिया में रहता है, क्योंकि ये एरिया हम इसको जो मिकोजा कहते हैं, तो इसका एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड की तरफ। सेकेंड, जो हम इसको चबाते रहते हैं तो हमें ट्रॉमा होता है। तो उन दोनों फैक्टर की वजह से ये कार्सिनोजन का एक्सपोजर और लंबा टाइम का एक्सपोजर ये फैक्टर है जो आपके ओरल कैंसर्स को प्रमोट करता है। चोट भी लग रही है, एक्सपोजर भी हो रहा है, प्लस मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि इसके साथ अल्कोहल का सेवन भी करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप खाली तंबाकू लेते हो और एक आप तंबाकू प्लस अल्कोहल दोनों लेते हो, तो तंबाकू प्लस अल्कोहल वाले को नॉर्मल इंसान से 36 गुना चांस ज़्यादा है कैंसर होने का। आप खाली तंबाकू लेते हो तो 18 गुना चांस है, और खाली अल्कोहल लेते हो तो 6 टाइम्स है। और मैक्सिमम लोग जो तंबाकू लेते हैं वो अल्कोहल भी लेते हैं, तो इनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। और जो बच्चों में आज की कॉमन जो है ना कि यंग एज में होने लग गया, उसका रीज़न यही है कि उनका सेवन ठीक नहीं है। तंबाकू पहले लोग स्मोकिंग करते थे, स्मोकिंग से थ्रोट कैंसर कॉमन था, पर अब धीरे धीरे तंबाकू का सेवन मीन्स चबाने वाला तंबाकू ज़्यादा यूज़ होता है, खासकर पर्टिकुलर एरिया में। लाइक हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में लोग स्मोकिंग भी करते हैं पर चबाने वाला तंबाकू भी ज़्यादा है। गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो ये स्टेट हैं जहाँ हम बहुत ज़्यादा चबाने वाली चीज़ यूज़ करते हैं। डॉक्टर ऐशा डब्बास जी ने बात की खान पान को लेकर भी, तो किस तरह से खान पान कैंसर, खासकर मुंह के कैंसर को प्रोवोक कर सकता है? मुंह के कैंसर के लिए तो जैसे सर ने बताया टबैको और अल्कोहल एक कॉज है, तो वही स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बाकी जो कैंसर स्प्रेड इतना ज़्यादा हो रहा है उसमें डाइट का जो रोल वो ये आता है कि आजकल जो हमारे बेसिकली ना पैकेज्ड फूड्स का बहुत ज़्यादा वो स्टार्ट हो गया है, फ्रोज़न फूड्स एंड पैकेज फूड। तो ये जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं इनमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं टू प्रिजर्व देम, ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए। तो वो जो है वो कैंसरस हो सकते हैं बिकॉज दीज आर केमिकल्स। इससे और दूसरी ये चीज़ है, आजकल जो है ना हमारे डाइट में इनको फाइट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स होने चाहिए, जो कि हमें मिलते हैं बेसिकली हमारे रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फूड प्रोडक्ट्स से। तो इनका सेवन ज़्यादा होना चाहिए हमारी डाइट में, बिकॉज मतलब जो ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये उन फ्री रेडिकल्स को फाइट कर सकते हैं। तो मतलब एक तो ऑब्वियसली लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, आजकल एक्टिविटी भी कम है, ठीक है। तो और फूड आइटम्स में अगर बात करें तो हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी चाहिए जो कि हमारे विटामिन्स और मिनरल्स में होती हैं।
तो आई ऑलवेज मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मतलब एवरीडे आपका एक हैबिट होना चाहिए दैट आपको 2 फ्रूट्स एवरीडे कंज्यूम करने ही है, बिकॉज इतना कुक्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड्स हम लोग लेते हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी एक रीज़न है कि कैंसर्स कॉज हो रहे हैं। डॉक्टर डवास, कोई ये कैसे समझे कि ओरल कैंसर की तरफ वो बढ़ रहा है? क्या लक्षण होंगे, क्या अर्ली साइंस होंगे जिनसे पता चले कि ओरल कैंसर हो सकता है? देखो, जब भी कोई कैंसर डेवलप होता है ना शरीर में, तो एक वर्ड होता है प्री कैंसर एंड देन कैंसर। तो कभी भी कैंसर डायरेक्टली डेवलप नहीं होता, पहले प्री कैंसर स्टेज होती है एंड फिर कैंसर की तरफ जाते हो। सो जितने भी हम फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, अल्कोहल, टबैको, क्रोनिक इन्फेक्शन, आपका दांत शार्प टूथ है, तो सबसे पहले एक ट्रोमा करते हैं। वो ट्रोमा में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है गुटखा चबाने से या किसी से, फिर वो धीरे धीरे उस आपकी जो लेयर है वो चेंज होती है, फिर वो प्री कैंसर की तरफ जाती है, फिर वो कैंसर की तरफ जाती है। तो इसमें अगर आप ओरल कैंसर की बात करते हो, तो मान लो आपका जो बक्कल म्यूकोजा है, मतलब म्यूकोजा जो भी है, टंग की कवरिंग है, उसका कलर इज लाइक पिंकिश। तो मान लो वो व्हाइट पैच कोई आता है जिसको लिकोप्लेकिया कहते हैं, या कोई रेड पैच आता है जिसको एर्थ्रोप्लेकिया कहते हैं, तो ये थोड़े प्री कैंसर बोलते हैं कि इनका कैंसर में कन्वर्जन के चांसेस हैं। या फिर आपको कोई अल्सर बनता है, वो अल्सर हील नहीं होता है, तो वो भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, या वो कैंसर हो सकता है। तो हमेशा मैं कहता हूँ नॉन हीलिंग अल्सर मीन्स जो अल्सर हील नहीं हो रहा है अराउंड 3 वीक्स में, तो वो कैंसर का एक साइन हो सकता है। तो ये एक एरिया जो आपको आराम से दिखता है, मान लो आपकी जीभ पे कोई घाव है, गाल में कोई घाव है, या आपके जबड़े पे कोई घाव है जो ठीक नहीं हो रहा, तो ये पहला साइन हो सकता है, ये कैंसर हो सकता है। 3 हफ्ते से ज्यादा जिसे हो गया, तो रेडिश पैच, व्हाइट पैच या कोई अल्सर, ये अर्ली साइन है या अर्ली सिम्टम है। अब लेट में बेसिकली क्या, तो अभी गर्दन में कोई गांठ आ रही है, तो तभी आएगी जब मुंह में कोई कैंसर है, तब गर्दन में गांठ आएगी। ये ओरल कैंसर में तो सबसे कॉमन सिम्टम है अल्सर। और इसके लिए दूसरे टेस्ट कौन से मौजूद हैं? सो नॉर्मली अगर कोई भी घाव है जो हील नहीं हो रहा है 2 से 3 हफ्ते के अंदर, तो सिंपल टेस्ट है बायोप्सी। पर इससे पहले अगर आपको कोई भी चीज़, सलाइवा टेस्ट भी हम लोग करते हैं कि वो सलाइवा में कोई कैंसर सेल डिटेक्ट करने के लिए, बट उसकी जो एक रिलायबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। मेनली बायोप्सी एक चीज़ है जो आपके कैंसर को डिटेक्ट कर सकती है अर्ली स्टेज पे। करने को हम स्क्रैप स्मीयर्स भी करते थे पुराने टाइम पे, कि आपने घाव का खाली एक स्लाइड से चेक कर लिया, बट स्टैंडर्ड ऑफ केयर हम कहते हैं कि बेस्ट टेस्ट इज बायोप्सी। तो डॉक्टर डवास, इसके लिए ओरल कैंसर के लिए अभी मौजूदा एडवांस इलाज क्या क्या उपलब्ध हैं? देखो, ओरल कैंसर में अगर हम किसी भी कैंसर की बात करते हैं तो 3 ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। एक सर्जिकल ट्रीटमेंट, एक रेडिएशन का ट्रीटमेंट, और एक मेडिकल ट्रीटमेंट मीन्स जिसको हम कहते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जिसमें हम कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के डॉक्टर सर्जन बात कर सकते हैं उसके बारे में आपसे। अब हेड नेक कैंसर हम कहते हैं कि हेड नेक कैंसर क्योरेबल है, तो सर्जरी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। सर्जरी में वो जो एरिया है वो आप पूरा निकाल पाओ विदाउट साइड इफेक्ट, मीन्स ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट नहीं आने चाहिए, तो सर्जरी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अब सर्जरी में आप ओपन सर्जरी करते हो, आप लेजर से करते हो या रोबोट से करते हो, सर्जरी इज सर्जरी, पर उसको करने का तरीका मीन्स आपको मिनिमम साइड इफेक्ट आए, उस पर डिपेंड करता है कि आपको अब बोलना, खाना पीना, गर्दन की मूवमेंट, शोल्डर की मूवमेंट कैसे रहते हैं। तो अगर एडवांसमेंट की बात करते हैं तो ओरल ट्रीटमेंट, ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट था, तो पहले पूरा बड़ा कट देते थे पूरी गर्दन पे, तो उससे होता क्या था कि बच्चों, मतलब जिनकी सर्जरी होती है उनकी मूवमेंट वगैरह अच्छी नहीं रहती थी, तो उससे उनके जो फंक्शनल आउटकम थे, मीन्स बोलना, खाना पीना, गर्दन की मूवमेंट, शोल्डर की मूवमेंट, वो अच्छी नहीं थी। तो धीरे धीरे हम लेसर इन्वेजिव ट्रीटमेंट पे गए, लाइक लेजर सर्जरी या एंडोस्कोपिक सर्जरी, और हम रोबोट की बात करते हैं। तो इन सब का मकसद है कि आपके पेशेंट्स का कैंसर आउटकम तो अच्छा रहे, पर आपके पेशेंट को मिनिमम साइड इफेक्ट आए। तो आज के टाइम पे जो हम डिस्कस करते हैं, जो हम लेटेस्ट ऑफर करते हैं, वो रोबोटिक सर्जरी है, कि जिसमें हम ना फेस पे कोई कट देते, ना हम नेक पे कट देते, पर अल्टीमेटली उसके लिए आपको पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गांठ है और मैं रोबोट से सर्जरी कर दूंगा, नहीं। छोटा सा ट्यूमर है टंग में या गर्दन में कोई गांठ है, छोटी गांठ है, गांठ नहीं है, तो हमें गांठ का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उस केस में आप चाहते हो कि पेशेंट को क्योर भी बेटर हो जाए और फंक्शंस भी बेटर रहे, ऐसे में रोबोटिक सर्जरी की एप्लीकेशंस हैं। पर बहुत बड़ी गांठ लेके आ रहे हो, स्टेज 4 है, स्प्रेड हो गया, तो उसमें रोबोटिक सर्जरी का रोल नहीं है। तो सर्जरी में एडवांसमेंट आज के टाइम पे एंडोस्कोपिक सर्जरी भी है, रोबोटिक सर्जरी भी है, लेटेस्ट रोबोटिक सर्जरी है।
ऐसे रेडिएशन में है कि भी आप किस टेक्निक से रेडिएशन देते हो। आपका मेन मकसद है भी स्ट्रक्चर्स बचानी है, वहाँ आपको रेडिएशन देनी है जहाँ पे ट्यूमर है, और बाकी एरियाज को बचाना है। तो आज के टाइम में डिस्कस करते हुए IMRT, IGRT, 3D CRT, फिर हम साइबर नाइफ की बात करते हैं, आजकल हम प्रोटॉन थेरेपी की बात करते हैं। तो सब का मकसद एक है, क्योर इज सेम, कि साइड इफेक्ट्स मिनिमम से मिनिमम। फिर मतलब एडवांस स्टेजेस मीन्स स्प्रेड आउट स्टेजेस पे, जिस पे डॉक्टर सर्जन डिस्कस कर सकते हैं कि भी इसका ट्रीटमेंट बेस्ट क्या है जब स्प्रेड हो जाए बीमारी, जब हम कहते हैं क्योर नहीं है पर अब इसको रोकना है, वो डॉक्टर सर्जन आपसे डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर सर्जन, सबसे पहले तो ये कैसे तय होता है कि सर्जरी की जाएगी, रेडिएशन दिए जाएंगे या फिर दवाइयों से ठीक किया जाएगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जब हमारे पेशेंट्स आते हैं उनको भी नहीं पता होता कि इनको बताएगा कौन कि उसमें ट्रीटमेंट क्या करना है। तो जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे आप अगर देखेंगे एक टीम काम करती है, तो डिसीजन जो होता है काफ़ी कुछ केसेस में बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जैसे मान लो बिल्कुल सिंपल केस आ गया, छोटा सा छाला वगैरह है, दिख रहा है सामने सर्जिकल केस है, तो सर्जन को किसी को बताने की जरूरत नहीं और सीधा सर्जरी कर सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर, बल्कि ज़्यादातर हम देखते हैं वो एडवांस या लोकली एडवांस केसेस होते हैं, उसके अंदर हम लोगों को एक ट्यूमर बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जिसमें हम लोग सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, हमारे न्यूक्लियर मेडिसिन एक्सपर्ट और हमारे जो रेडियोलॉजिस्ट, वो सब मिलके हम बोर्ड मीटिंग्स करते हैं। उसके अंदर बहुत बार तय करना पड़ता है कि क्या पहले करा जाएगा। कभी कभी ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें सर्जरी करने के बाद में भी सिकाई और दवाई करनी पड़ती है। कहीं पे ऐसा भी होता है कि पहले दवाई देते हैं उसके बाद में सर्जरी करते हैं। तो बहुत बार एक कलेक्टिव डिसीजन लेना पड़ता है। इसीलिए कैंसर का जो ट्रीटमेंट है ना, वो हम उसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट है। इसका मतलब बहुत बार आपको 2 या 3 डॉक्टर्स की एक अच्छी टीम चाहिए जिसके अंदर की वो डिसाइड करेंगे कौन पहले ट्रीटमेंट करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये मरीज की स्थिति पे निर्भर करता है कि वो किस स्थिति में वहां तक आए, मरीज के स्टेज पे, उसकी फिटनेस पे और उसके एक्चुअल कैंसर के टाइप पे डिपेंड करता है। ओरल कैंसर के स्टेजेस कितनी होती हैं उसको फैलने में? जैसे एक छाला है, 3 हफ्ते हमने नहीं देखा और 4 महीने चला वो, या तो कितनी देर में वो फैलकर बड़ा रूप ले लेता है? जैसे कि डॉक्टर डबास ने बताया कि काफ़ी टाइम तो हमें प्री कैंसर स्टेज में भी मिलता है। मतलब ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको सालों साल प्री कैंसर स्टेज रहता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्री कैंसर स्टेज इतना अपरेंट नहीं होता, या एक तरह से सब म्यूकस फाइब्रस करके कंडीशन होती है, इसमें आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो प्री कैंसर स्टेज में, उनका धीरे धीरे मुंह खुलना कम हो जाता है, लेकिन वो इग्नोरेंट रहते हैं। तो कभी कभी बिल्कुल अपरेंट स्टेज नहीं होता है, इन अपरेंट। तो अचानक से जब कैंसर आता है तो वो लगता है अचानक डेवलप हुआ है, जबकि वो सालों का प्रोसेस होता है। स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर्स में, हेड एंड नेक कैंसर में सिर्फ अगर हम देखें बहुत रैपिडली डिवाइडिंग वाले या फास्ट सिम्टम वाले, वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन वाले कैंसर्स जल्दी से सिम्टम करते हैं। अदरवाइज जो भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या टोबैको या उससे रिलेटेड होता है, उनमें पहले स्टेजेस होते हैं जहाँ पे हम पकड़ सकते हैं। स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 में जाने में ज़्यादातर लोगों को 3 से 6 महीने का समय मिलता है। तो बहुत बार ये लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ही स्टेज बढ़ जाते हैं। एक और चीज़ मैं, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश के दर्शक हैं, उनको हम जरूर बताना चाहेंगे, आप बहुत बार अपने फैमिली फिजिशियन या कभी कभी ऐसे डॉक्टर्स जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या RMP होते हैं, उनके पास जाते हैं। उनको खुद को भी आज तक कैंसर के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि इंडिया में इसकी अवेयरनेस अभी पूरी हो नहीं पाई है। तो बहुत बार वो डॉक्टर्स भी इसमें लेट कर देते हैं कि आपको वो ऐसे कभी आयुर्वेदिक दवाई दे देंगे या होम्योपैथिक आप दवाई ले लेते हो या ऐसी कोई दवाई ले लेते हो जो इसका कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं होगा। तो वो 3 से 4 महीना बहुत बार स्टेज 1 से स्टेज 4 में पेशेंट को पहुंचा देता है। तो ये मैसेज मैं जन सामान्य को देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ऐसा कोई भी है, अगर आपकी खुद की हिस्ट्री है कि आप तंबाकू का सेवन करते हैं, गुटखा तंबाकू वगैरह खाते हैं और आपको ऐसे सिम्टम लग रहे हैं जिसमें कि आपका मुंह ढंग से नहीं खुल पाता है, आपके जीभ के अंदर या कहीं पे छाला हो रखा है, या अंदर आप जब देखते हो कोई सफ़ेद एरिया या कोई लाल एरिया दिख रहा है, तुरंत अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाइए। एटलीस्ट हेड एंड नेक सर्जन के पास, ENT डॉक्टर के पास, या हो सके तो कैंसर स्पेशलिस्ट जाके मिलिए। लेकिन टाइम मिलता है। ये एक मिथ है कि अचानक से पता चला, अचानक से नहीं पता चलता है, इसमें टाइम मिलता है। 3 से 6 महीने का समय चाहिए होता है स्टेज 1 से स्टेज 4 में जाने में। 3 से 6 महीने समय मिल जाता है। डॉक्टर सज्जन ने बात की मानसिक परेशानियों की, कैंसर से जुड़ी हुई। किस तरह से कैंसर के इलाज के बाद जो पेशेंट हैं वो मानसिक परेशानियों से, तनाव से जूझते हैं और उन्हें किस तरह से डील किया जाता है?
जब भी कैंसर डायग्नोज होता है ना, तो ये मानसिक तनाव तभी से शुरू हो जाता है, वो बाद में पहले ही शुरू हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट की सक्सेस 50% इस तनाव को दूर करने में है और 50% आपका अच्छा ट्रीटमेंट करने में है। तो जब पहली बार पेशेंट आपके पास आता है तो बहुत टेंशन होता है, तो सबसे पहले तो उसको रिलैक्स करना है। नॉर्मली ऐसा नहीं कि वो रिपोर्ट लेके आए, रिपोर्ट में देखा मैंने सीरियल आया, नहीं जी तो बहुत बीमारी खराब है और आपका तो इलाज होना बड़ा मुश्किल है, ये चाहिए वो चाहिए, तो ऐसे डिस्कस करते हैं लोग। तो जो आदमी या और जो भी होता है वो उसी टाइम और डिप्रेस हो जाते हैं कि भी मतलब अब मेरी लाइफ नहीं है। तो एक डॉक्टर, पहला साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ही है कि वो उससे आराम से बात करे, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तो एक नॉर्मल डिस्कशन होता है उनको रिलैक्स करने के लिए। उनकी बीमारी के बारे में डायरेक्ट बात करने की जरूरत ही नहीं, आपको बाद में करनी है। उनको थोड़ा रिलैक्स करो, फिर पूछना शुरू करो एंड बात करो कि हाँ चीज़ बीमारी ठीक हो सकती है, इसका ट्रीटमेंट है। जैसे मैं बात करता हूँ कि भी शुगर की बीमारी, आप दवाई हमेशा खाते हो, मैं कहता हूँ बीमारी कैंसर की ठीक हो जाती है, दोबारा दवाई नहीं खानी पड़ती आपको, लॉन्ग टर्म नहीं खानी है, आपको ट्रीटमेंट कराना है। ट्रीटमेंट है थोड़ा मुश्किल है, सर्जरी है, रेडिएशन, कीमो है, बट वो एक टाइम बिंग है। तो जब उनको ये सारी चीज़ें बताते हो तो वो थोड़ा सा आपकी तरफ पॉजिटिव होना शुरू करते हैं कि हाँ मुझे इसका ट्रीटमेंट कराना है। नहीं तो मैक्सिमम पेशेंट आपका ये सोच के आते हैं मुझे ट्रीटमेंट नहीं कराना, मैं ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा, मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ख़राब है, ये उनके दिमाग में होता है। तो सबसे पहले तो वो ठीक करना है आपको। इतनी कन्वर्सेशन के बाद फिर आप उससे डिस्कस करो। लोग पूछते हैं स्टेज, अब स्टेज उनके लिए नहीं है, स्टेज हमारे लिए है। तो मैं बोलता हूँ स्टेज 2 ही है तो क्योरेबल है, नहीं है, फाइन। अब स्टेज 1 भी क्योरेबल है, स्टेज 4A भी क्योरेबल है ओरल कैंसर में, ये स्टेज 4A क्योरेबल है, लोगों को नहीं पता होता, स्टेज 4 सुनते कहते क्योरेबल नहीं है। तो स्टेज हमने बनाई है, तो हम उनसे ये डिस्कस करते हैं हाँ ये ठीक हो सकता है, ये ट्रीटमेंट है। ऑनेस्टली बताओ भी हाँ ये सर्जरी होगी, इतने चांसेस हैं क्योर होने के। शुरुआत में आप क्योर हो जाओगे, आप चांसेस क्योर का मतलब है कि अभी मैं सर्जरी करूंगा तो आप पूरे क्योर हो रहे हो, बट 3 साल के अंदर या 2 साल के अंदर दोबारा बीमारी आने का चांस है, आप रेगुलर चेकअप कराओ। तो इतने डिस्कशन के साथ पेशेंट पॉजिटिव होना शुरू होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए हम स्टेजेस की बात नहीं करते, मुझे पता है कि किस बीमारी में कितने चांसेस है। अब मान लो एक पेशेंट स्टेज 4 में कहता हूँ मीन्स स्प्रेड हो गया, उसमें उसको एक लंग में गांठ आ गई वो भी स्टेज 4 है, लंग में 20 गांठ आ गई वो भी स्टेज 4 है, बोन में भी चला गया वो भी स्टेज 4 है, लंग्स मतलब कहीं और आ गया लीवर में वो भी स्टेज 4 है, तो स्टेज 4 ही इतनी होगी। आज हम कहते हैं कि स्टेज 4 में फैलने के बाद मान लो लंग में ही एक बीमारी आई बस, वो भी हम क्योरेबल बोलते हैं क्योंकि वहां भी ट्रीटमेंट हो सकता है, पर 10 जगह फैल गई तो वो क्योरेबल नहीं है। तो स्टेज 4C भी क्योर हो सकती है एंड हमारे पास है एविडेंस, हमारे पास है पेशेंट्स हमारे जो स्टेज 4 फैलने के बाद भी क्योर हुए हैं। बट कौन सा पेशेंट कैसे बिहेव करेगा किसी डॉक्टर को नहीं पता। मैं एज ए डॉक्टर बेस्ट ट्रीटमेंट आपको बता सकता हूँ और बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। स्टेज 1 पे भी बीमारी दोबारा आ सकती है, स्टेज 4A का 4C का पेशेंट भी क्योर हो सकता है। तो ये सब फैक्टर डिपेंड करते हैं पेशेंट की अपनी विलिंगनेस पे, विल पावर पे, आपके ट्रीटमेंट पे, आपने ट्रीटमेंट कैसा किया, आपकी दवाइयों के रेस्पॉन्स पे, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो आप शुरू से ही मान के चलो कि मुझे कैंसर हुआ, अब मेरा बचना मुश्किल है, तो ये गलत है। पर डॉक्टर आपको ये कहते भी हाँ मैं ट्रीटमेंट करूंगा और आपको दोबारा नहीं हो सकता, वो भी गलत है। बीमारी ठीक होती है, सबकी ठीक होती है, दोबारा आ सकती है, किसकी आएगी किसकी नहीं ये आपको कोई डॉक्टर गारंटी से नहीं दे सकता। डॉक्टर एशा, यहाँ पर बात की हमने खान पान को लेकर, आपके लाइफस्टाइल को लेकर, तो कैंसर के इलाज के बाद जब आप दोबारा अपनी ज़िंदगी में लौटते हैं तो किस तरह के ओरल कैंसर में, क्योंकि खाना मुश्किल हो जाता है कई बार, सर्जरी के बाद आपका मुंह नहीं खुल पाता है, तो कुछ लिमिटेड चीज़ें होती हैं जो आप खाएं, तो क्या टिप्स आप मरीजों को देना चाहेंगे? अब जैसे ओरल केसेस है तो वो स्वेलोइंग इशू आएगा उनमें, तो प्यूरिड फॉर्म और सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड तो इस तरीके से देना होता है। प्लस प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाना होता है और साथ में कैलोरी कंटेंट भी बढ़ाना। तो ये भी एक चैलेंज रहता है कि हमें, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इनटेक कम है पेशेंट का, तो उसके साथ सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करके उनका मतलब कि उनको प्रॉपर कैलोरीज और प्रोटीन मिले टू मतलब ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, ये साथ साथ चलता है। ठीक है, पोस्ट सर्जरी भी कुछ टाइम तक उन्हें हाई प्रोटीन डाइट पर ही रखते हैं टू रिकवर दैट सर्जरी।
और आगे के लिए भी यही है कि ऑब्वियसली डाइट जो है वो रादर देन मोर ऑफ प्रिजर्व्ड एंड दीज फूड्स आप जो हैं नॉर्मल और नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स ज़्यादा लें। फल और सलाद ज़रूर होना चाहिए आपकी डाइट में, क्योंकि जहाँ फूड कुक होता है आधे विटामिन्स तो वैसे ही वॉश आउट हो जाते हैं। तो इसलिए जो रॉ चीज़ें हैं उसी में हमारे मिनरल्स और विटामिन्स प्रिजर्व्ड रहते हैं। तो आप फल और सलाद इंक्लूड करें डेली बेसिस में अपनी डाइट में, जो कि आजकल बहुत कम हो गया है। शुक्रिया डॉक्टर।